हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में जो एनएससी एग्ज़ाम है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसकी वैकेंसी आई है और उसका एडमिट कार्ड जल्द ही आ जाने वाला है। 10 अक्टूबर के आसपास इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर के जो कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं उसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, जो नॉर्मली क्या होता है कि लोगों से गलत हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग कभी कभी जल्दबाजी में उनके क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत कर देते हैं। तो ठीक है, तो उसी के कुछ जो मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं उनका मैंने कुछ लिस्ट लेकर आया है और उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट वर्ल्ड फूड प्राइज। तो वर्ल्ड फूड प्राइज सबसे पहले किसको दिया गया था? तो वो MS स्वामीनाथन को दिया गया था। इसमें देखिए जो मैंने मार्क किया था वो नॉर्मल ई बॉरलॉग को किया था, जो कि नॉर्मली जो है ये किसको दिया गया था? फर्स्ट MS स्वामीनाथन, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। और इनको MS स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक। और डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ लिखा है वाइट टैग इज यूज फॉर डैश सीड। वाइट टैग इज यूज फॉर डैश सीड। तो फाउंडेशन, न्यूक्लियस, ब्रीडर और रजिस्टर्ड। तो किसके लिए यूज़ होता है वाइट कलर? वो फाउंडेशन सीड के लिए होता है। ठीक है, फाउंडेशन सीड के लिए वाइट होता है और रजिस्टर्ड सीड के लिए पर्पल कलर यूज़ होता है। किसके लिए? पर्पल कलर। ठीक है, तो ये सीड वाले भी क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि सीड कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम है, तो जाहिर सी बात है ये सब क्वेश्चन बनेंगे। तो इनके बारे में भी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम। ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम DPAP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP एंड इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP was were considered as the watershed development component of। इसको माना जाता है एज अ वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट के तौर पे। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है प्रधानमंत्री जल शक्ति योजना है, कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, कि निरंचल नेशनल वाटरशेड प्रोग्राम। तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये सारे वाटर से रिलेटेड हैं तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, इसके बारे में आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, जल शक्ति योजना मैंने लगा दिया था गलती से, तो वो जो मेरे गलत क्वेश्चन बने हैं मैं उसको बस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लिखा है साइंटिफिक नेम ऑफ मोथा। तो मोथा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइप्रस रोटेंडस। साइनोडॉन इलेक्ट्रोनॉन जो होता है, साइनोडॉन डेक्टिलॉन, ये किसका होता है? दूब घास का होता है। ठीक है, अवना फेचुआ आपको पता ही है, राइस में लगता है। ठीक है, फ्लेरिस माइनर गुल्ली डंडा जिसे कहते हैं, वीट के क्रॉप में लगता है। ठीक है, मिमिक्री वीड है, वीट का, किसका? वीट का। ठीक है, एविना फेचुआ ये कहाँ लगता है? फेटुआ ये राइस में आता है। कहाँ लगता है? राइस में उगता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। FPO जिसे हम बोलते हैं फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर वॉज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ। तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन से ईयर में? 1955। कब? 1945, सॉरी 1955। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग। तो चिकन एग जो होता है उनका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 23 डेज का होता है। कब होता है? 23 डेज। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ
factor input initially rises with its employment level, but after reaching a certain level of employment it reaches falling. This state that, तो इसे क्या बोलते हैं? जाहिर सी बात है, इसे हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। क्या होता है इसमें? एक समय तक उठता है ग्राफ। अगर इसकी हम ग्राफ बनाएं, आपको सिखाने की कोशिश करें, आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये मेरा ग्राफ है, तो ये अचानक से उठता है, उसके बाद एक समय के बाद जाके क्या होने लगता है? गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो मतलब जिस रेट से बढ़ा है उसी के रेट के साथ उतना ही दुगने के साथ वो गिरेगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज नॉन आयोनाइजिंग? तो इनमें से कौन सा जो रेडिएशन है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है? तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जिसको हम आयोनाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो नॉन आयोनाइज रेडिएशन, ठीक। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का आप जानते ही हैं, बहुत सारे माइक्रोबियल उनको डिसइंफेक्शन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Seeds which cannot be successfully stored for long periods are known as, ऐसे सीड जिनको हम लंबे ऐसे सीड जिनको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम बोलते हैं रिकैल्सिक्रेंट सीड या अनऑर्थोडॉक्स सीड्स। क्या बोलते हैं? अनऑर्थोडॉक्स सीड, ठीक है। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। Recalcitrant seeds या unorthodox seeds are the seeds which cannot survive dying below a relative high moisture content 30 to 50% and which cannot be successfully stored for a long period। ऐसे सीड जिनको 30 से 50 डिग्री अगर ह्यूमिडिटी होती है, उससे ज़्यादा होती है, तो ये आसानी से इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। और नॉर्मली जो भी हमारे रूम टेम्परेचर की बात होती है तो ह्यूमिडिटी 30 से 50% तो होता ही होता है, इसलिए इनको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। तो रिकैल्सिट्रेंट सीड्स, जिसे हम अनऑर्थोडॉक्स सीड भी कहते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Select the option that are used as a one word substitute फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए मेरा कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन गलत हो गया था। एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग, तो एक एक्स्ट्रा कॉपी है हैंड राइटिंग या प्रिंटिंग का, तो उसे क्या बोलते हैं? फैसिस्ट। क्या बोलते हैं? फैसिस्ट। तो फैसिस्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए facsimile means to extra copy of handwriting while other words do not fit into the content anywhere near its meaning। तो इसका आंसर क्या होगा? फेस स्माइली। फेस स्माइली क्या होगा? फेस स्माइली। फेसिस्ट मैंने लगाया था, फेसिस्ट रॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई करेक्ट। तो एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग इज फैक्ट स्माइली। क्या? फैक्ट स्माइली। Moving to the next page. Which terminology is considered to correct when two genotypes produce the same phenotype due to the different environments? तो ऐसे कौन से टर्मिनोलॉजी हैं जिनको करेक्ट करते हैं व्हेन टू जीनोटाइप्स प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप? कोई जब दो जीन मिल के अगर सिंगुलर फिनोटाइप करेक्टर प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द इन्वायरमेंटल रीजन, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम फिनोकॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोकॉपी कहते हैं। तो जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड प्लियोट्रॉपी है। तो जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली अगर कोई सेम कैरेक्टर है तो जीनोटाइप, अगर फिजिकली कैरेक्टर दोनों सेम है तो फिनोटाइप। अगर सेम इन्वायरमेंट में है, दो अलग अलग जीन्स हैं और वो सेम कैरेक्टर दे रहे हैं, तो उनको फिनोकॉपी हम कहेंगे। क्या कहेंगे? फिनोकॉपी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या लिखा है? केसिन। क्या लिखा है? इसको ध्यान से पढ़िए। केसिन इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम मिल्क एट pH। तो जो क्रेसिन
प्रोटीन होती है वो मिल्क से प्रेसिपिटेट हो जाती है, उड़ जाती है वेपर फॉर्म में, वो मिल्क से वो किस पीएच पे ऐसा होता है? तो ये होता है 4.6 पीएच। क्या? 4.6 पीएच ना। प्रेसिपिटेट का मतलब नीचे जम भी जाना हो सकता है जब उसको हम मिल्क सैंपल लेते हैं। तो वो कैसीन जो प्रोटीन होती है जिसके कारण जो मिल्क होता है वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, वो 4.6 पीएच पे हमको देखने को मिलता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, पूसा बेटा केसरी इज़ अ वैरायटी ऑफ रिलीज बाय आईसीआर इन 2015 एंड 16। तो पूसा बेटा केसरी, पूसा बेटा केसरी जो वैरायटी है जो आईसीएआर के द्वारा रिलीज़ हुआ है, ठीक है, वो 2015-2016 में। इस ये किस चीज़ की वैरायटी है? तो वो कॉलीफ्लावर का है, फूल गोभी। किसका? फूल गोभी का है। मैंने कैरेट लगाया था, मैंने गलत लगाया है। इसका राइट आंसर क्या है? कॉलीफ्लावर। ठीक है, तो आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फैट कंटेंट ऑफ डबल टोन्ड मिल्क। तो डबल टोन्ड मिल्क है तो जाहिर सी बात है इसमें 1.5% फैट होगा। ठीक है, 1.5% फैट होगा। वीनिंग इज डन व्हेन लैम्प्स विच आर एट लीस्ट। वीनिंग जो होता है, वीनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें बछड़े को उसके माँ से अलग करके रखा जाता है। तो ये नॉर्मली कितने दिन पे किया जाता है? जब 10 सप्ताह का बच्चा हो जाए तब किया जाता है। लगभग 3 महीने बाद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और तुरंत आपने उसको माँ से अलग कर दिया। तो उसमें क्या होगा कि माँ जो होती है गुस्सा हो जाती है और दूध नहीं देती है, तो आपका दूध का प्रोडक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। वीनिंग कब करना है आपको? वीनिंग नॉर्मली जब भी करना है, वीनिंग नॉर्मली कब करना है आपको? वीनिंग वीनिंग आपको 10 सप्ताह बाद करना है। ठीक है। ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पल्सेस शुड बी इन द रेंज ऑफ। तो ग्रेन मॉइस्चर जो कंटेंट है स्टोरेज पल्स का किसका? दाल का, वो कब है और कब होता है, किस रेंज में होता है? मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? 12 से 14% होना चाहिए। कितना? 12 से 14% में आप क्या करते हैं? ग्रेन को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जब मॉइस्चर कंटेंट 11 से 14% के बीच में होता है तो पल्स जो ग्रेन है आप उनको स्टोर करते हैं। द टर्म कैनोला। तो कैनोला जो टर्म है रिफर्स टू ऑयल फ्रॉम ब्रेसिका नैपस एंड ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ब्रेसिका नैपस जो होता है आपको पता ही है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस मतलब सरसों और ब्रेसिका नैपस बनारसी सरसों को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लेस देन 2% इरूसिक एसिड होता है एंड 22% जो होता है मोल एल्फिटेटिक ग्लूकोसाइनोलेट्स होता है। तो ये 2% से कम इरोसिक एसिड होनी चाहिए और 22 माइक्रोमोल एल्फिसिकेट अल्फिसिकेट ग्लूकोसिनोलेट्स होने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में गलत हो जाता है अक्सर। द येलो कलर ऑफ द एग, एग जो एग यॉल्क होता है उसका जो बीच में पीला पीला कलर होता है वो किस कारण होता है? तो वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल के कारण होता है। मैट मेटॉकिंग इज़ एसोसिएटेड। मेटॉकिंग किस में होता है? ये बनाना में किया जाता है। उनके सारे सकर्ट्स जो भी होते हैं उनको बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार के पौधे, उनके सारे लीव्स को सारे बांध लिया जाता है जिसके कारण जो उनका वेजिटेटिव ग्रोथ है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उस प्रोसेस को हम मेटॉकिंग कहते हैं जो कि बनाना में एसोसिएटेड होता है। बनाना में ये प्रोसेस देखने को हमको मिलता है। ठीक है। अगला है अ मेथड ऑफ
asexual propagation in which the stem is made to produce the root while attached to the parent plant is called। तो ये प्रकार का ये क्या है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है, जिसमें स्टेम जो होता है अपने एक रूट्स प्रोड्यूस करता है और प्लांट में लगे लगे उसको अलग नहीं किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इसको लेयरिंग कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, कमर्शियल मेथड है, जो कि एयर लेयरिंग किस में की जाती है, आप एयर लेयरिंग किस में की जाती है, वो लीची में की जाती है। स्टूलिंग गुआवा में किया जाता है। ग्राफ्टिंग नॉर्मली आप मैंगो में करते हैं और कटिंग आप रोज़ में और बाकी जो सॉफ्ट फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनमें किया जाता है। ठीक, यहाँ देखिए क्या लिखा है, द कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड। कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है, कोचीन में है। कहाँ है, कोचीन में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। तो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट इनमें से कौन सा है। क्लाइमेटिक फ्रूट देखिए क्या होता है कि उनके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं कि आप उनको हरे स्टेज में ही तोड़ लीजिए, लेकिन वो पीला हो जाएंगे, कुछ समय बाद देखेंगे वो पक जाएंगे। इसका मतलब वो रेस्पायर कर रहा था और अपने अंदर के जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस था उनको उसने चेंज कर लिया और वो पक गया। तो उसी को हम बोलते हैं, या इन्वायरमेंट के साथ उसने अपने आप को कंपनसेट करके या अपने आप को ढाल के एडाप्ट करके वो चेंजेस हो जाती है। तो उसी के लिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, वो एक क्लाइमेटिक फ्रूट है। ठीक है, अब कुछ नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं, आप भले उनको तोड़ लीजिए वो पकेंगे हैं नहीं, तो वो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट पे आते हैं। ठीक है, जिसमें आता है आपका ग्रेप्स। क्या आता है, ग्रेप्स। द मोस्ट सुटेबल इंटरक्रॉप फॉर साइट्रस ऑर्चार्ड इज। तो साइट्रस मतलब आप नींबू का ऑर्चार्ड लगाएं, नींबू का बगीचा लगाएं, तो उसमें आप कौन सा इंटरक्रॉप लगा सकते हैं। तो उसका सबसे अच्छा आंसर है पपाया। पपाया, क्या इसका आंसर है, पपाया। सॉरी, नेक्स्ट। Which city has been ranked first in the population over 10 lakh category of Clean Air Survey 2023? कौन सा जो सिटी है वो रैंक फर्स्ट आया है पॉपुलेशन ओवर 10 लाख। तो जो कैटेगरी है जहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग उस शहर में रहते हैं। ठीक है, क्लीन एयर सर्वे जो हुआ था 2023 में, उसमें वो फर्स्ट आया। तो उसका नाम क्या है, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो ये लास्ट स्लाइड थी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और आप इसी टाइप के एग्रीकल्चर के क्विज़, छोटे छोटे क्विज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं जो भी आप लोग को हम लोग जो भी आपको क्यूज़ देते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्विज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और हम काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।